नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन में। आज हम आपको बॉयलर्स के ही अन्य क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं। पिछले चैप्टर में मैंने आपको बॉयलर संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। उससे पहले मैंने आपको हाइड्रो के, थर्मोडायनेमिक्स के और हीट ट्रांसफ़र के भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स में विस्तार से पढ़ाया है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वह क्वेश्चन है, ऑफ ऑल पावर प्लांट्स हाइडल इज मोर डिसएडवांटेज व्हेन वन कंपेयर्स द। मतलब अगर सभी हम लोग थर्मल पावर प्लांट को, यानी जितने पावर प्लांट, सिर्फ थर्मल नहीं, जितने पावर प्लांट को कंसीडर करें तो जो हाइडल पावर प्लांट है वो डिसएडवांटेजियस, मतलब उतने काम का नहीं है। मतलब क्यों? तो उसमें हमको चूज़ करना नहीं, किस पॉइंट के कारण उतना काम का नहीं है। ठीक, मतलब उसका उतना एडवांटेज नहीं है। नंबर 1, नियरनेस टू द लोड सेंटर। सबसे पहले देखिए, कोई पावर प्लांट जो बनाया जाता है वो हमेशा आबादी से दूर बनाया जाता है, चाहे थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे हाइड्रल पावर प्लांट हो, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट हो। तो जो लोड जो होता है आबादी ही होती है। आबादी मतलब जो यहाँ पर आबादी पाई जाती है, जहाँ पर जनसंख्या होती है, वहाँ पर ही सबसे अधिक उसका कंजप्शन होता है। ठीक, इसीलिए क्या करते आ जाता है, नियरनेस टू लोड सेंटर। लगभग सभी क्या है, सभी थर्मल पावर प्लांट आबादी से दूर होते हैं, मतलब उनका जो लोड होता है उनसे दूर होता है। सिर्फ इस प्रकार के पावर प्लांट का ही लोड उनके सबसे अधिक नज़दीक होता है जो इंडस्ट्रियल होते हैं। जैसे जैसे स्टील पावर प्लांट है तो उनका अगर खुद का थर्मल पावर प्लांट है, बगल में उनकी प्रोसेस इंडस्ट्री है, तो उनका लोड एकदम नज़दीक है। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल पावर प्लांट की बात करें तो उसमें क्या है, लोड हमेशा दूर ही होता है। कॉस्ट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, तो एनर्जी का रिसोर्सेज का कॉस्ट है, उसके आधार पर हम देखा जाए तो जो हाइडल पावर प्लांट होता है उसके एनर्जी रिसोर्सेज का कॉस्ट कम है। क्योंकि उसमें डैम लगाना है, डैम लगाने के बाद क्या है, सीधे पीछे पानी इकट्ठा हो जाता है, उससे हम लोग टरबाइन को चलाते हैं। तीसरा, टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड। तो जो अदर पावर प्लांट के लिए जो टेक्निकल स्किल चाहिए होती है वही हाइडल पावर प्लांट के लिए भी चाहिए होती है। और जो चौथा है, द इकोनॉमिक्स दैट डिटरमाइन द चॉइस ऑफ प्लांट। इकोनॉमिक्स ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनकी कैपेसिटी हमेशा अधिक होती है। वर्तमान समय में 880 मेगावाट तक के थर्मल पावर प्लांट लगने लगे हैं। गुजरात में लगा हुआ है, 880 मेगावाट का है। ठीक, 660 मेगावाट का आपको यूपी में ही देखने को मिल जाएंगे जेपी पावर प्लांट। ठीक, 500 मेगावाट के अनपरा में ही है। ठीक, लेकिन जो हाइडल पावर प्लांट होते हैं उसकी कैपेसिटी अधिक नहीं होती है। इनकी कैपेसिटी 20 मेगावाट, 80 मेगावाट, 120 मेगावाट, बस, जिससे ज़्यादा इनकी कैपेसिटी नहीं हो पाती है। इसीलिए इसमें जो आउटपुट प्राप्त होता है, यानी इससे जो प्रॉफिट प्राप्त होता है वो इसमें लगाए गए पैसे या लगाए गए कैपिटल्स की मात्रा में काफ़ी कम होता है। इसीलिए इसका इकोनॉमिक्स काफ़ी कमज़ोर होता है। मतलब जो हाइडल पावर प्लांट होते हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स की दृष्टि से बहुत ही डिसएडवांटेजियस होता है। तो जब बताइए, जब इसका इकोनॉमिक्स कम है तो फिर इसको लगाया क्यों जाता है? तो देखिए, हाइडल पावर प्लांट बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर प्लांट होते हैं किसी भी सिस्टम में। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। जो अदर पावर प्लांट जैसे थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट अगर बंद है तो उसको स्टार्ट करने के लिए भी थोड़ी सी बिजली की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें जो कुछ ऑक्सिलरीज होती हैं वो मोटर से चलती हैं पावर प्लांट को स्टार्ट करने के लिए। तो वो बिजली सामान्यतः हम लोग दूसरे पावर प्लांट से ले लेते हैं जो चल रहा होता है। लेकिन जब पावर फेलियर ऐसा होता है, जैसे ग्रिड फेलियर है, तो उसमें क्या है, सभी जगह की बिजली गुल हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में हम लोग बिजली कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो हाइडल पावर प्लांट ऐसे पावर प्लांट होते हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए किसी भी प्रकार की अन्य बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब वो सीधे ही जो पानी है, पानी के फोर्स से टरबाइन घुमाया जाता है और हम लोग को बिजली प्राप्त होने लगती है। ठीक, तो इसमें क्या है, हमको किसी अतिरिक्त, मतलब बाहर से किसी प्रकार के अतिरिक्त सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब रिटर्न सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है। जो रिटर्न सप्लाई होती है उसको जूस कहा जाता है। जो हम लोग जूस पीते हैं ना, जैसे कोई कमज़ोर आदमी तो उसको पहले जूस पिलाया जाता है। ठीक, तो इसी प्रकार उसको जूस कहा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार जूस की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, इसीलिए था जो हाइड्रोलिक पावर प्लांट होते हैं तो पावर ग्रिड फेलियर के समय सबसे पहले यही प्रारंभ किए जाते हैं। और ठीक, और बहुत तेज़ी से इनकी शुरुआत बहुत अच्छी होती है, मतलब बहुत ही शीघ्रता से विद्युत का उत्पादन करने लगते हैं। जबकि थर्मल पावर प्लांट है उसमें स्टीम का टेम्परेचर, प्रेशर बनाने में और इस टरबाइन को हीट करने में, टरबाइन को लोड पर लाने में काफ़ी समय लग जाता है एज़ कम्पेयर टू हाइडल पावर प्लांट।
तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स उसका बहुत कमज़ोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इन थर्मल पावर प्लांट द डिरेटर इज यूज्ड मेनली टू। तो सबसे पहले देखिए डिरेटर होता है क्या है, मैं आपको बता देता हूँ डिरेटर क्या होता है। देखिए सबसे पहले जैसे एक कंडेंसर है, कंडेंसर में क्या है, इस टरबाइन से आने वाली स्टीम क्या है, आकर के इसमें कंडेंस हो जाती है, कंडेंस होकर वाटर बन जाती है। तो वाटर बनने के बाद क्या करते हैं, पानी बनने के बाद ये इसको सर्किट में फ्लो किया जाता है और इसको फीड पंप तक पहुंचाया जाता है। फीड वाटर पंप यानी फीड पंप जो कि जिसका काम क्या होता है, इसका काम बॉयलर ड्रम में फीड वाटर की सप्लाई करना होता है। लेकिन इसको इस सर्किट से पास करने से पूर्व इसको भिन्न भिन्न स्थानों पर गर्म किया जाता है। इसके लिए क्या कहता है, टरबाइन, जो टरबाइन हम लोग पास होती है, टरबाइन में स्थान स्थान से स्टीम को निकाल लिया जाता है और विभिन्न प्रकार के हम लोग पास हीटर्स होते हैं, उन हीटर्स में पानी को हम लगातार गर्म करते रहते हैं। तो देखिए इसमें कई तरह के हीटर होते हैं, एक होते हैं क्लोज टाइप हीटर और दूसरे होते हैं ओपन टाइप हीटर। ठीक, क्लोज टाइप हीटर किस प्रकार के होते हैं, क्लोज टाइप हीटर इस प्रकार के होते हैं जिसमें इस प्रकार की पाइप्स होते हैं, इसके भीतर से पानी का प्रवाह हो रहा होता है और इसके क्रॉस में हम लोग स्टीम का प्रवाह करते हैं। तो इसमें क्या होता है, दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं, केवल हीट का आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार की जो वही वाटर हीटर्स होते हैं उसको हम लोग क्लोज टाइप हीटर कहते हैं, मतलब वाटर, पानी और स्टीम एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं। ये स्टीम कहाँ से रहती है, स्टीम टरबाइन के भिन्न भिन्न स्थानों से, विभिन्न स्टेजेस से हम लोग क्या है निकाल लेते हैं। इसको कहते हैं स्टीम की ब्लीडिंग कहते हैं, मतलब स्टीम हमने उसमें से ब्लीड कर ली, ब्लीडिंग में जैसे खून बहने को ब्लीडिंग कहते हैं। तो हमने टरबाइन से थोड़ी सी स्टीम निकाल ली तो हम क्या कहते हैं, स्टीम की ब्लीडिंग। तो उस स्टीम के साथ हम लोग पानी गर्म करते हैं। तो अगर दोनों एक दूसरे संपर्क में नहीं आते हैं तो क्लोज वाटर हीटर होते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसकी सहायता से हम लोग पानी को गर्म कर देते हैं फीड वाटर में देने से पहले। लेकिन उसके बाद भी एक होते हैं ओपन वाटर हीटर, ओपन टाइप वाटर हीटर होते हैं। ठीक, ओपन टाइप वाटर हीटर होते हैं। ओपन टाइप वाटर हीटर में क्या होता है, ओपन टाइप वाटर हीटर में जो पाइप होता है उसमें पानी का प्रवाह न होकर के ओपन होता है और इसमें ही स्टीम का प्रवाह भी होता है, मतलब स्टीम और वाटर एक दूसरे में मिक्स होते जाते हैं। तो इस प्रकार का जो वाटर हीटर होता है उसको ओपन टाइप वाटर हीटर कहा जाता है। ठीक, प्रत्येक पावर प्लांट में एक न एक ओपन टाइप वाटर हीटर होना आवश्यक है। ठीक, तो जो ये ओपन टाइप वाटर हीटर होता है इसी को डिरेटर कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, डिरेटर कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कि एक ना एक क्या है, ओपन टाइप वाटर हीटर होना क्यों आवश्यक होता है। तो देखिए जो ओपन टाइप वाटर हीटर होता है उसमें स्टीम और पानी एक दूसरे से मिक्स होते हैं। जब एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं पूरी तरह से तो उसमें क्या है, जो उसमें घुली हुई गैसें हैं वो उस पानी में से बाहर हो जाती हैं। हम जानते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ से गैसों की घुलनशीलता पानी में कम हो जाती है। मतलब जैसे उसमें पानी में जब स्टीम का प्रवाह होता है तो दोनों की मिक्सिंग से पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसमें घुली हुई गैसें क्या है उसमें से निकल जाती हैं और पानी में घुली हुई गैसें निकल जाती हैं, तो पानी में सिर्फ पानी बचता है। देखिए ऐसा क्यों आवश्यक है, इसलिए भी आवश्यक है अगर पानी में गैसें अधिक मात्रा में घुली रह जाएंगी और फिर उसके बाद हम उसको घुली हुई गैसों को उसी प्रकार प्रवाह कर देंगे तो ये बॉयलर में पहुंचेंगे, टरबाइन पहुंचेंगी, तो जहाँ पे टेम्परेचर और अधिक होगा तो ये गैसें पानी में से बाहर निकलने लगेंगी। जब पानी में से गैसें बाहर निकलने लगेंगी तो विभिन्न जगह बबल का फॉर्मेशन होने लगेगा। जब बबल का फॉर्मेशन होने लगा तो फिर वही कैविटेशन इफेक्ट आने लगेगा, ये बबल फूटेंगे तो प्रेशर वेव जनरेट होंगी, प्रेशर वेव जनरेट होंगी तो क्या है, टरबाइन की ब्लेड्स या पाइप्स को की सतहों को में से मटेरियल थोड़ा सा निकाल लेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कैविटेशन कहने लगते हैं। तो कैविटेशन का फिनोमिना हो जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन सी बातें याद रखनी है, यहाँ पे आपको सबसे पहले बात याद रखनी है कि डिरेटर क्यों होता है, किसी पावर प्लांट में डिरेटर होता है ताकि पानी में जो घुलनशील गैसों को बाहर निकाला जा सके। दूसरी बात याद रखनी है, जो डिरेटर होता है वो ओपन टाइप वाटर हीटर होता है। कैसा टाइप का होता है, ओपन टाइप का वाटर हीटर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा लिया जाता है, डिरेटर इज विच टाइप ऑफ वाटर हीटर, ओपन टाइप वाटर हीटर है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा कि इन्होंने क्या कहा, इन द थर्मल पावर प्लांट द डिरेटर इज यूज्ड मेनली टू रिमूव एयर फ्रॉम कंडेंसर। कंडेंसर में से एयर नहीं हटाता है, ये किस में से एयर हटाता है, रिमूव डिसॉल्व गैसेस फ्रॉम फीड वाटर। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें देखिए रिमूव एयर फ्रॉम कंडेंसर, इसके लिए क्या होते हैं, इजेक्टर्स होते हैं। इसके लिए क्या होते हैं, इजेक्टर होते हैं। ये भी याद रख लीजिए, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि कंडेंसर में से एयर को रिमूव करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो इजेक्टर यूज किया जाता है।
इंक्रीज फायर वाटर टेम्परेचर, फायर वाटर टेम्परेचर नहीं, फीड वाटर टेम्परेचर। तो इसके लिए जो होते हैं हीटर्स होते हैं, इसी हीटर्स होते हैं, हीटर्स, ओपन टाइप हीटर, क्लोज टाइप हीटर। तो ओपन टाइप हीटर में ही क्या है, एक डिरेटर है। ओके, तो जो ओपन टाइप वो हीटर होते हैं उसमें डिरेटर है, डिरेटर का काम ये भी है। इसका बाद रिड्यूस स्टीम प्रेशर, स्टीम का प्रेशर कैसे कम करने के लिए इसके थ्रोटल वाल्व होते हैं। क्या होते हैं, थ्रोटल वाल्व, इसके द्वारा हम लोग प्रेशर कम करते हैं स्टीम का। तो चारों का के लिए क्या क्या होता है हमने बता दिया। और रिमूव डिसॉल्व कैसे फ्रॉम, इसके लिए क्या होता है, डिरेटर होता है, एरेटर, डिरेटर होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए इस प्रकार से हम लोग डिरेटर बारे में जान गए हैं। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन ऑफ ए लार्ज स्टीम जनरेटर हैव, मतलब जो आईडी फैन होते हैं, आईडी फैन में जो ब्लेड्स होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं। तो देखिए, जितने आईडी फैन हो या एफडी फैन, मतलब पावर प्लांट में जितने ही प्रकार के फ़ैन होते हैं, आईडी फैन मतलब होता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन को शॉर्ट में आईडी फैन कहते हैं। एफडी फैन मतलब होता है फोर्स ड्राफ्ट फैन, ठीक, ओके। और इसके अलावा होते हैं पीए फैन, ठीक, पीए फैन भी होते हैं। देखिए, जो फ़ैन होते हैं आईडी फैन, एफडी फैन, इनकी जो ब्लेड्स होती हैं वो बैकवर्ड होती हैं, हमेशा ही बैकवर्ड कर्ड ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। बैकवर्ड कर्ड ब्लेड की विशेषता होती है कि अधिक एफिशिएंसी से काम करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई, देखिए, जिसने भी डिवाइसेस जिसमें हमको वर्क देना है, ठीक, तो वर्क देना है तो उसमें हम क्या चाहते हैं कि उसमें हमारा रनर पावर, यानी सीधे सीधे मोटर का, इसमें बटन रनर पावर या मोटर पावर हो जाएगी, तो मोटर का प्ले कम पावर देना पड़े, तो उसमें हमेशा क्या करेंगे, बैकवर्ड ब्लेड यूज़ करेंगे। हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में उसको विस्तार से बताया है। और फॉरवर्ड कर्ड ब्लेड कब यूज़ करेंगे, जहाँ पर हमको वर्क लेना है, जैसे टरबाइन है तो वहाँ पर हम फॉरवर्ड कर्ड ब्लेड यूज़ करेंगे। स्ट्रेट और रेडियल कब यूज़ करेंगे, जब हमको किसी चीज़ को कंप्रेस करना है तो स्ट्रेट या रेडियल यूज़ कर सकते हैं। डबल कर्ड ब्लेड से देखिए कब होती है, ये होती है डबल कर्ड ब्लेड होती है, पेल्टन टरबाइन में यूज़ होती हैं, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बैकवर्ड कर्ड ब्लेड का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, इसको कंपोनेंट in a case of Benson boiler the correct sequence of entry of water through these components। बेंसन बॉयलर में इसका एंट्री का क्रम क्या है। देखिए, क्रम दिया है, पहले रेडिएशन एवापोरेटर, देन इकोनोमाइज़र, रेडिएशन सुपर हीटर, फिर कन्वेक्शन सुपर हीटर, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अगर कोई भी बॉयलर होता है तो उसमें जो पानी का एंट्री का क्रम होता है, सबसे पहले होता है इकोनोमाइज़र होता है। क्या होता है, इकोनोमाइज़र होता है, इकोनोमाइज़र होता है। इकोनोमाइज़र के बाद एवापोरेटर होता है, एवापोरेटर होता है। एवापोरेटर के बाद क्या होता है, एवापोरेटर के बाद सुपर हीटर होता है, ठीक। अब ये किसी तरफ कितने तरह के होते हैं उसके हिसाब से हम लोग तय कर लेंगे। अब सुपर हीटर में क्या होता है, सुपर हीटर में से पहले कन्वेक्शन टाइप का होते हैं, जितने होंगे कैसे होंगे, कन्वेक्शन टाइप के होंगे। उसके बाद जो होंगे वो रेडिएशन टाइप के होंगे। तो क्रम से हो गए, पहले इकोनोमाइज़र, फिर एवापोरेटर, फिर उसके बाद सुपर हीटर में पहले कन्वेक्शन टाइप के, उसके बाद रेडिएशन टाइप के। ये सभी प्रकार के बॉयलर में ऐसा ही होता है। इन्होंने कि बेंसन बॉयलर के लिए पूछा है तो उससे आपको घबराना नहीं है, आंसर आपका वही ही होगा। इसका आंसर क्या होगा, वही होगा। देखिए, सबसे पहले क्या है, इकोनोमाइज़र, तो ये आपका इकोनोमाइज़र 1 नंबर पे हो जाएगा। तो दूसरा इन्होंने क्या पूछा है, दूसरा पूछा है, इसके बाद क्या होगा, एवापोरेटर, तो हो जाएगा एवापोरेटर। तीसरा क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन वाला। और चौथा क्या हो, रेडिएटर। तो इसका आंसर किस क्रम में आ जाएगा, 2 1 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये हो इसका आंसर हो गया। तो इन्होंने बेंसन बॉयलर पूछा है। अब देखिए, इसमें ध्यान रख लीजिए, बेंसन बॉयलर किस प्रकार का बॉयलर होता है, बेंसन बॉयलर किस प्रकार का बॉयलर होता है। तो जो बेंसन बॉयलर होता है वो ध्यान रख लीजिए। फिर बेंसन बॉयलर सबसे पहले ध्यान रखिए, वाटर ट्यूब बॉयलर होता है। किस प्रकार का बॉयलर होता है, वाटर ट्यूब। मैंने आपको बताया था बेंसन मतलब बेसन मतलब बेसन में जब पानी डालेंगे तभी पकौड़ी बनेगी, तो इससे याद रखता है कि बेंसन बॉयलर में वाटर ट्यूब बॉयलर होता है। दूसरा ये वर्टिकल होता है, वर्टिकल होता है,
तीसरा जो मेन बात याद रखना है आपको कि ये होता है सुपर क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर होता है। कैसा होता है? सुपर क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर होता है, ठीक। और चौथी बात जो आपको याद रखनी है वो ये होता है वंस थ्रू बॉयलर होता है। कैसा होता है? वंस थ्रू बॉयलर। वंस थ्रू बॉयलर मतलब इसमें सर्कुलेशन नहीं होता है, ठीक। इसका जो सर्कुलेशन होता है वो कितना होता है? 1 होता है। मतलब जितना भी स्टीम आएगी उतनी स्टीम, इसका सर्कुलेशन रेशियो कितना होता है? 1 होता है। मतलब जितना भी हम फीड वाटर देंगे वो पूरा पूरा स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें रीसर्कुलेशन नहीं होता है। अब देखिए चौथी बात आपको याद रखनी है, जब सुपर क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर है तो इसमें ड्रम नहीं होता है। इसमें क्या होता है? नो ड्रम। मतलब इसमें ड्रम नहीं होता है इस बॉयलर में। तो ये सब बातें आपको बेंसन बॉयलर के बारे में याद रखनी है, ठीक। कौन कौन सी? वाटर ट्यूब बॉयलर है, वर्टिकल बॉयलर है, सुपर क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर है, वंस थ्रू बॉयलर है, इसका सर्कुलेशन रेशियो 1 होता है, और साथ में क्या होता है इसमें ड्रम नहीं होता है, ठीक। तो इस प्रकार से आप बेंसन बॉयलर के बारे में जान गए हैं, ठीक। तो इसमें देखिए एक क्रम आपको उस जो अभी हमने बताया आपको क्रम, तो सबसे पहले क्या होता है? इकोनोमाइज़र होता है, उसके बाद एवापोरेटर होता है, उसके बाद सुपर हीटर होता है, ठीक। उसके बाद सुपर हीटर के बाद भी बहुत कुछ होता है, वो अभी मैं आपको क्रम से बताते जा रहा हूँ, ठीक। तो देखिए ध्यान देते जाइए। देखिए सबसे पहले आपको पूरा सर्किट बता देते हैं। देखिए सबसे पहले कंडेंसर होता है, कंडेंसर से वाटर कंडेंसर। कंडेंसर में क्या है? जो भी स्टीम टरबाइन से आई है वो कंडेंस होकर के इसमें एकत्रित रहती है। कंडेंसर से स्टीम निकलती है जो कि CEP कहते हैं, CEP कहा जाता है, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। ये कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप की सहायता से ये क्या है? स्टीम कई प्रकार के वाटर हीटर, कई प्रकार क्लोज्ड वाटर हीटर की सहायता से होते हुए डिरेटर में जाएगी। इसके बाद किस में जाएगी? डिरेटर में जाएगी। फिर डिरेटर के बाद इसको भेजा जाता है फीड वाटर पंप में भेजा जाता है। किस में भेजा जाता है? फीड वाटर पंप में भेजा जाता है। फीड वाटर पंप पानी को किस में देता है? फीड वाटर पंप पानी को भेजता है ड्रम में। किस में भेजता है? बॉयलर ड्रम में। फिर बॉयलर ड्रम से पानी किस में जाता है? बॉयलर ड्रम से पानी जाता है वॉल्स में, वाटर वॉल्स में जाता है। किस में जाता है? वाटर वॉल्स में जाता है। मतलब पानी की जो वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, वाटर वॉल्स में को ही हम लोग क्या कहते हैं? एवापोरेटर कह सकते हैं। फिर वाटर वॉल्स के बाद फिर से इसको ड्रम में जाती है। मतलब सीधे समझिए कि वाटर वॉल्स और ड्रम ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मतलब पानी लगातार वॉल्स में जाता रहता है, फिर ड्रम में आता रहता है, वॉल्स में जाता था तो ड्रम में आता रहता है, ठीक। तो इसके बाद जो हमको स्टीम प्राप्त होती है वो वेट स्टीम होती है। तो फिर ड्रम से जो स्टीम निकलती है वो सुपर हीटर में जाती है। किस में जाती है? सुपर हीटर में जाती है। ड्रम में जाने से पहले इकोनोमाइज़र में जाती है। यहाँ पे इकोनोमाइज़र बना लीजिए। मतलब फीड वाट जो हमने यहाँ पे बताया ना आपको, फीड पंप बताया, फीड पंप के बाद इकोनोमाइज़र में जाएगी, इकोनोमाइज़र के बाद ड्रम में जाएगी, ड्रम के बाद वाटर वॉल्स, फिर वाटर वॉल्स वापस ड्रम में, उसके बाद सुपर हीटर में, सुपर हीटर से निकलने के बाद स्टीम जाती है टरबाइन में। किस में जाती है? टरबाइन में जाती है, ठीक। फिर टरबाइन से फिर वापस लौट कर आती है रीहीटर में। किस में आती है? रीहीटर में, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं कि देखो जब टरबाइन में भेजा जाता है तो वहाँ पे लोग हाई प्रेशर टरबाइन में इसको भेजा जाता है। किस में भेजा जाता है? हाई प्रेशर टरबाइन में भेजा जाता है। तो हाई प्रेशर टरबाइन में क्या होता है कि स्टीम का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही लो हो जाता है। तो इसके बाद क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर लो हो जाता है, इसके बाद फिर से इसको हम लोग रीहीटर में भेज देते हैं। जब रीहीटर में जाता है तो फिर उसका टेम्परेचर ही बढ़ जाता है, लेकिन प्रेशर उतना ही रहता है, प्रेशर नहीं बढ़ता है, ठीक। प्रेशर उतना ही नॉर्मल रहता है जितना हम उस HP टरबाइन के एग्जिट से रहता है। इसके बाद फिर इसको किया जाता है या मीडियम प्रेशर टरबाइन, लो प्रेशर टरबाइन में भेजा जाता है, LP टरबाइन में भेजा जाता है। LP टरबाइन के बाद इसको वापस ये कंडेंसर में जाएगा, वहाँ से कंडेंस होकर के स्टीम किस में चली जाती है? कंडेंसर में चली जाती है, ठीक, कंडेंसर में चली जाती है। तो फिर कंडेंसर से CP में आ जाता है। तो ये साइकिल चलता रहता है। तो फिर आपको याद कर लीजिए, कंडेंसर से CP मतलब कंडेंसर एक्सट्रैक्शन पंप, उसके बाद विभिन्न प्रकार के वाटर हीटर में जाती है, वाटर हीटर के बाद किस में जाती है? डिरेटर में जाती है, डिरेटर के बाद फीड पंप में भेजा जाता है, फीड पंप के बाद भी कुछ वाटर हीटर लगाए जा सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। उसके बाद इकोनोमाइज़र में भेजा जाता है, इकोनोमाइज़र के बाद ड्रम में जाता है, ड्रम के बाद वॉल्स में, फिर वापस ड्रम में आता है। मतलब वॉल्स और ड्रम दोनों एक ही तरह जुड़े होते हैं। फिर उसके बाद
सुपर हीटर में, सुपर हीटर के बाद फिर HP टरबाइन मतलब हाई प्रेशर टरबाइन में भेजा जाता है, या हाई प्रेशर टरबाइन से फिर रीहीटर में भेजा जाता है, फिर रीहीटर से फिर इसको लो प्रेशर टरबाइन में भेजा जाता है, फिर लो प्रेशर टरबाइन से इसको कंडेंसर में कंडेंस हो जाता है। तो इस प्रकार से साइकिल वाटर का चलता रहता है और हमारा पानी लगातार साइकिल में घूमता रहता है। तो पावर प्लांट में क्या है, पावर प्लांट में हम लोग एनर्जी ले रहे हैं लेकिन उसमें जो पानी है उसका मास क्या है, उतना ही है। तो पावर प्लांट किस प्रकार का सिस्टम हो गया, क्लोज्ड सिस्टम हो गया। किस प्रकार का सिस्टम हो गया, क्लोज्ड सिस्टम हो गया। एग्जाम में अक्सर पूछ लिया तो पावर प्लांट किस प्रकार का सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम है। आईसी इंजन किस प्रकार का सिस्टम है, ओपन सिस्टम है। क्यों, क्योंकि उसमें एग्जॉस्ट क्या बर्न हो जाने के बाद सिलेंडर से वो एग्जॉस्ट होता है, वातावरण में निकल जाता है, तो उसमें मास भी निकल जाता है। तो आईसी इंजन क्या, आईसी इंजन ओपन सिस्टम है, ठीक। और ये क्या है, पावर प्लांट कैसे है, क्लोज्ड सिस्टम है। आपके घर का रेफ्रिजरेटर कैसा सिस्टम है, आपके घर का रेफ्रिजरेटर भी क्लोज्ड सिस्टम है। आपके घर का एसी कैसा सिस्टम है, एसी भी कैसा है, क्लोज्ड सिस्टम है, क्योंकि उसके अंदर का रेफ्रिजरेंट अंदर घूमता रहता है, सिर्फ उसकी एनर्जी चेंज कंटिन्यूअस होती रहती है। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कोल फायर्ड पावर प्लांट बॉयलर्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया जनरली हैव पल्वेराइज्ड फ्यूल, मतलब जो इंडिया में पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं वो सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। पल्वेराइज्ड फ्यूल कंजप्शन, फ्लूइडाइज्ड फ्लूइड बेड कंबशन, सर्कुलेटिंग बेड कंबशन, मूव इन स्टोकर फायरिंग कम सिस्टम, ठीक। देखिए तो इंडिया में जो पावर प्लांट बनाए जाते हैं वो मेनली जो होते हैं पल्वेराइज्ड फ्यूल कंबशन होता है। अब देखिए पल्वेराइज्ड फ्यूल कंबशन क्या मतलब होता है, पल्वेराइज्ड मतलब होता है पाउडर फॉर्म में बना देना। तो इसमें क्या किया जाता है, इंडिया में जो नॉर्मल पावर प्लांट बनाया जाता है उसमें जो कोयला होता है, कोयला को विभिन्न चरणों में पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, स्ट्रोकर की सहायता से, क्रशर की सहायता से। उसके बाद मिल में इसको एकदम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इतना छोटे पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है कि उसका जो साइज़ हो जाता है लगभग 20 माइक्रोन का साइज उसका हो जाता है। और यही 20 माइक्रोन के कोयले को हम लोग फर्नेस में जलने के लिए भेजते हैं। इससे क्या होता है, हमको सरफेस एरिया अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है और कोल आसानी से जल जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से तो इंडिया में यूज होता है पल्वेराइज्ड फ्यूल कंबशन सिस्टम यूज होता है। इसके अलावा जो बाकी है उसके बारे में बता देते हैं, लेकिन इतने फेमस नहीं है, इतने यूज नहीं होते हैं। तो अगला है फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन। देखिए फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन क्या है, फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बहुत ही सिंपल सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल से एक जाली होती है और उस जाली के ऊपर हम लोग कोयले को रख के जला रहे होते हैं और उससे क्या होता है, उसकी राख नीचे लगातार गिरती रहती है, यूज़ होते हैं। तो इसमें क्या है कि फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन एक जाली है, जाली पे कोयला जल रहा है, उसकी राख नीचे जा रही है, जितना कम पड़ता है तो कोयला फिर हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो यही चलता रहता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोयला जलता तो है लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं जलता है। तो इसमें जो हीट रेट होती है जो हीट प्राप्त होती है वो उतनी मात्रा में प्राप्त नहीं होती है जितना हमको पल्वेराइज्ड कोल कंबशन में प्राप्त होता है। पल्वेराइज्ड कोल कंबशन में क्या किया जाता है कि जो पाउडर्ड कोल होता है उसको मिल में एकदम बारीक पीसने के बाद उसको एयर के साथ भेजा जाता है, तो वो साइक्लोन की फॉर्म में एकदम जैसे हम लोग का नहीं साइक्लोन आता है, उस साइक्लोन की फॉर्म में फर्नेस में प्रवेश करता है। तो उसमें बहुत अधिक टर्बुलेंस होता है जिसके कारण आसानी से जल जाता है। लेकिन फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन में क्या होता है, कोयला सिर्फ जाली के ऊपर रखा रहता है और वो धीरे धीरे जलता है। जब धीरे धीरे जलता है तो उसको जो हीट रेट होता है उसका काफ़ी कम होता है, ठीक। तो इसमें हमको जो हीट प्राप्त होती है बहुत कम प्राप्त होती है। लेकिन इसमें और क्या फ़ायदा होता है, इसमें फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो सल्फ़र है वो सल्फ़र ज़्यादा नहीं जलता है, जिसके कारण जो सल्फ़र डाइऑक्साइड जिसको हम लोग सॉक्स कहा जाता है, ये ठीक पावर प्लांट की भाषा में, सल्फ़र डाइऑक्साइड यानी इसके अन्य ऑक्साइड हैं वो अधिक मात्रा में नहीं बनते हैं। जो सल्फ़र डाइऑक्साइड या सॉक्स है SOx वो क्या कहते हैं पर्यावरण के लिए बहुत ही प्रदूषण कारक होता है। तो इसीलिए फ्लूइडाइज्ड बेड सिस्टम वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ हमको अधिक हीट रेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या है, क्योंकि इसमें पोल्यूशन कम होता है, लेकिन इसको पावर प्लांट में ज़्यादा अधिक मात्रा में नहीं यूज़ किया जा सकता। इसलिए नहीं यूज़ किया जा सकता क्योंकि ये क्या है वो हीट रेट नहीं देगा जिस रेट की हमको स्टीम जनरेट करनी है। दूसरा सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन। देखिए ये फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन सर्कुलाइज दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता, बस इसमें ये अंतर होता है कि इस फ्लूइडाइज सर्कुलेटिंग वाले में क्या होता है, ये जो जाली है ये मूवेबल रहती है, क्या कहती है जाली मूवेबल रहती है और यहाँ हम हॉपर की सहायता से कोल फीड करते रहते हैं, तो कोयला आता रहता है, यहाँ बर्न होता है, बर्न होने के बाद इधर गिरता है, तो इसमें जो राख बची है वो नीचे गिर जाती है, नीचे पानी में रहता है, पानी में जाकर राख घुल जाती है, उसी घाव को हम लोग घोल करके अन्य स्थानों पर स्थानांतरित कर देते हैं।
ठीक, ऐश पॉन्ड होते हैं उसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके अलावा मूविंग स्टोकर फायरिंग सिस्टम, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे स्टोकर्स होते हैं जिसमें कोयला होता है, पहले एक पार्ट जल जाता है, उसके बाद दूसरे स्टोकर को भेजा जाता है, तो इस प्रकार एक क्रम चलता रहता है। तो इसमें भी जो हम लोग को हीट रेट प्राप्त बहुत कम होता है, इसीलिए नॉर्मली हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको ये बता ही दिए हैं कि पल्वराइज्ड फ्यूल कंबशन सिस्टम। इसमें ये भी याद रख लीजिए, इसमें जो कोयला होता है वो हमको जो प्राप्त होता है लगभग 20 माइक्रोन की कोटि का प्राप्त होता है। ठीक, तो ये एग्जाम्पल ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है। ठीक, कि इसके किस कोटि का कोयला हम लोग बर्न करते हैं और इसमें कितनी हीट की आवश्यकता होती है। इसमें जो एक्स्ट्रा एक्सेस एयर की आवश्यकता होती है वो लगभग 5% से 10% की ही ज़रूरत होती है पल्वराइज्ड कोल के लिए। लेकिन कोयला बहुत अधिक ख़राब है तो हम लोग उसको 40% तक ले जाते हैं, वरना 10% ही एक्सेस एयर में काम चल जाता है। अब देखिए, एयर 2 प्रकार की होती हैं। एयर जो पावर प्लांट में यूज़ होती है कोल के फर्नेस में कोयला जलाने की 2 तरह की होती है। एक होती है प्राइमरी एयर, ठीक, और दूसरी होती है सेकेंडरी एयर। क्या होती है, एक होती है प्राइमरी एयर और दूसरी होती है सेकेंडरी एयर। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरी होती है सेकेंडरी एयर। तो प्राइमरी एयर क्या होती है, प्राइमरी एयर का काम होता है ये फ्यूल को कैरी करती है। क्या करती है, फ्यूल को या कोल को कैरी करती है। ठीक, मतलब जब हम लोग प्राइमरी एयर जो होती है, प्राइमरी एयर का काम क्या होता है, जब मिल में कोयला पूरी तरह से पिस के तैयार हो गया है तो प्राइमरी एयर उसमें प्रवेश करती है और उसको अपने साथ उड़ा करके फर्नेस में ले जाती है। तो प्राइमरी एयर का काम क्या होता है, प्राइमरी एयर का काम होता है फ्यूल को कैरी करना। ठीक, तो फ्यूल को कैरी करके फर्नेस में भेजती है तो उसमें बर्निंग बहुत अच्छी होती है। दूसरी होती है सेकेंडरी एयर। तो सेकेंडरी एयर का क्या काम है, सेकेंडरी एयर का काम है कि फ्यूल को जलने में सहायता करना। फ्यूल को जलने में सहायता करना होता क्या है, प्राइमरी एयर जो होती है वो फर्नेस में पहुंच जाती है लेकिन उतने एयर पर्याप्त नहीं होती है कोयले को जलने के लिए, तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी एयर भेजते हैं। तो सेकेंडरी एयर क्या होती है, वो कंबशन में सहायता करती है। क्या करती है, कंबशन में सहायता करती है। तो नॉर्मली जितने एयर की ज़रूरत होती है, जो स्टोचियोमेट्रिक मिक्सचर होता है उसके द्वारा हम लोग तय कर लेते हैं, लेकिन हमेशा उससे अधिक मात्रा में ही एयर को भेजा जाता है। ठीक, तो उससे अधिक मात्रा में भेजा ताकि बर्निंग और अच्छी हो सके। ठीक, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं भेज सकते, इसलिए बहुत अधिक मात्रा में नहीं भेज सकते क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा में एयर भेजेंगे तो एयर को भी हीट करने में कुछ हीट की यूज़ हो जाएगा। तो हम लोग ये नहीं चाहते कि अधिक मात्रा में हमारा हीट वेस्ट हो। ठीक, तो इस प्रकार ये प्राइमरी एयर हो जान गए, सेकेंडरी एयर क्या जान गए। प्राइमरी एयर क्या होती है, फ्यूल को कैरी करती है और प्राइमरी एयर कहलाती है, और जो जलने में उसको मदद करती है क्या कहती है, सेकेंडरी एयर कहलाती है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ बॉयलर माउंटिंग्स, निम्नलिखित में से कौन कौन से बॉयलर की माउंटिंग्स हैं। तो मैंने अभी पिछले लेक्चर में आपको विस्तार से बॉयलर माउंटिंग्स और एसेसरीज के बारे में बताया है, तो चुन लीजिए। इकोनोमाइज़र क्या बॉयलर माउंटिंग है, नहीं, ये बॉयलर एसेसरीज है ना। फिर फीड चेक वाल्व के बॉयलर माउंटिंग्स हैं, तो हाँ, ये फीड चेक वाल्व बॉयलर माउंटिंग्स है। स्टीम टैप क्या स्टीम टैप बॉयलर माउंटिंग है, नहीं, ये बॉयलर की ऐसी सीरीज़ है। सुपर हीटर क्या है, सुपर हीटर के बॉयलर माउंटिंग है, नहीं, बॉयलर की ऐसी सीरीज़ है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसमें सिर्फ 2 नंबर 2 जो है बॉयलर माउंटिंग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, पिछला इसका जिसके पिछले वाला लेक्चर है, मतलब क्यों इसके जस्ट पीछे वाला लेक्चर, उसको आप देख लीजिए, उसमें बॉयलर का पार्ट 1 उसको देख लीजिए, उसमें मैंने आपको बॉयलर माउंटिंग्स विस्तार से बताया है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वंस थ्रू बॉयलर विल नॉट हैव। मैंने अभी आपको बताया कि वंस थ्रू बॉयलर में क्या नहीं होता है, बॉयलर। ठीक, वंस थ्रू बॉयलर में ड्रम नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ड्रम नहीं होगा। और साथ में ठीक, जब ड्रम नहीं होगा तो देखिए इसमें चारों में ऑप्शन में, इसमें भी ड्रम, इसमें भी ड्रम, इसमें भी ड्रम, इसमें भी, चारों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अब हम देखते हैं कि और क्या नहीं हो सकता, मतलब सब कुछ। देखिए इसमें दिया हेडर्स, हाँ, हेडर्स भी नहीं होगा। देखिए हेडर्स क्या होते हैं, देखिए जब वंस थ्रू बॉयलर होता है तो उसमें स्टीम एक तरफ से एंट्री करती है वाटर, बस दूसरी तरफ से एक सिंगल पाइप के थ्रू ही होते हुए दूसरी तरफ से निकल जाता है, तो ये कहता है वंस थ्रू बॉयलर कहलाता है। क्योंकि हेडर्स क्या होते हैं, हेडर्स होते हैं कि देखिए जैसे हमने पानी जब आ रहा है तो हमने इस हेडर में पानी को इकट्ठा कर लिया, ठीक, तो इसको कहा जाता है ये सक्शन हेडर, या फिर ये कहा जाता है कि जहाँ पे इकट्ठा होगा। फिर उसके बाद कई पाइप्स के थ्रू पानी नीचे फ्लो होता है,
ठीक। तो क्या होता है, नीचे थ्रू होता है और नीचे एक हेडर होता है दूसरा, इसको नीचे का रिंग हेडर, इसको कहते हैं अपर रिंग हेडर, इसको कहते हैं लोअर रिंग हेडर। ठीक, रिंग हेडर होते हैं। तो इसमें पानी फ्लो होता है, तो जब पानी हम इसमें भरते हैं तो नीचे तक पूरा ऐसे भरता चला जाता है। ठीक, तो ये जो पाइप्स होते हैं ये एक पूरा ऐसे सर्कल बना लेते हैं। अगर हम इसका टॉप व्यू देखें तो ऊपर ऐसा रिंग हेडर होता है, ठीक, और इसकी तरह नीचे एक रिंग हेडर होता है और दोनों एक दूसरे पाइप की सहायता से इस प्रकार से जुड़े होते हैं। ठीक, तो ये क्या है, चारों तरफ घेर लेते हैं और इसके बीच में ही फर्नेस की फायर होती है। तो इस प्रकार चारों तरफ घेर लेते हैं, इसको कहा जाता है वाटर वॉल, मतलब हमने पानी की एक दीवार बना दी। ठीक, तो इससे क्या फ़ायदा होता है, अगर हम लोग फर्नेस को चारों तरफ से मिट्टी या उसकी तरफ से सीधे सिर्फ चारों तरफ से घेर देंगे तो उसमें क्या होगा कि ये जो सिर्फ उसमें हम लोग हीट क्या है बहुत अधिक मात्रा में रिफ्रैक्टरी मटेरियल को अफेक्ट करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर एक वाटर पानी की पाइपों का जाल बिछा देते हैं। तो अधिक से अधिक मात्रा में ये क्या है, जो हीट होती है फायर बॉल की, वो अधिक से अधिक मात्रा में इन वाटर वॉल्स को क्या है कनेक्ट करती हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, अधिक से अधिक मात्रा में हीट स्टीम को जनरेट करती हैं। तो वही स्टीम क्या है फिर वापस जाकर के अपर हेडर में कलेक्ट होती रहती हैं और ये जो है ये कनेक्ट होता है ड्रम से। ठीक, वाटर ड्रम से कनेक्ट होता है। ठीक, तो इस तरह से ये वर्क करती हैं। ठीक, तो जब वंस थ्रू होता है तो उसमें हमको हेडर बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ एक तरफ से स्टीम एंट्री करती है वो इसी तरह से पूरा वाटर बॉल बनाते हुए दूसरी तरफ से निकल जाती है। तो हमको क्या है इस प्रकार में वाटर वॉल्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, तो जो इसमें क्या है, एक नंबर एक वंस थ्रू बॉयलर में क्या क्या नहीं होगा, ड्रम नहीं होगा, हेडर नहीं होगा, पंप होते हैं। क्यों, बिना पंप के हम लोग वाटर बॉयलर ड्रम में वाटर ही नहीं फिलअप कर पाएंगे, बॉयलर ड्रम को फिल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए पंप का होना जरूरी। तो पहला आंसर तुम्हारा गलत हो गया। तो जिसमें पंप है उसको हटा दीजिए। तो ये भी हट गया, ये भी हट गया और ये भी हट गया कि इन सब में पंप दिया हुआ है। ठीक, तो बस ये बचा ड्रम, हेडर और स्टीम सेपरेटर्स। देखिए जो वंस थ्रू बॉयलर उसमें स्टीम सेपरेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें एक तरफ से वाटर डाला जाता है, वही हीट होकर दूसरी तरफ सीधे स्टीम ही निकलती है। ठीक, इसमें मतलब स्टीम सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक, तो वंस थ्रू बॉयलर क्या होते हैं, उसमें ड्रम होता है, हेडर होता है, स्टीम सेपरेटर होता है। ठीक, तो वंस थ्रू बॉयलर कौन से होते हैं, एक उदाहरण दीजिए, बेंसन बॉयलर। अभी मैंने आपको पढ़ाया क्या, कौन से बॉयलर, बेंसन बॉयलर। बेंसन बॉयलर कैसा है, ये वंस थ्रू बॉयलर है, सुपर क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर है। नॉर्मली जो सुपर क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर होते हैं वो वंस थ्रू ही होते हैं, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है, सब क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर भी वंस थ्रू हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेंसन बॉयलर इज वन ऑफ द हाई प्रेशर बॉयलर्स हैविंग वन ड्रम एंड वन स्टीम ड्रम, 3 ड्रम, नो ड्रम। मैंने अभी आपको बताया कि बेंसन बॉयलर में ड्रम नहीं होता है, तो बेंसन बॉयलर हैव नो ड्रम। क्यों, क्योंकि सुपर क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर है। तो नॉर्मली सुपर क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर में ड्रम नहीं होता है, ना ड्रम होता है ना एवापोरेटर होता है, डायरेक्ट ओनली वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी डिवाइस इज यूज टू प्रोटेक्ट द बॉयलर व्हेन द वाटर लेवल फॉल्स बिलो द मिनिमम लेवल। उन्होंने पूछा है जब पानी का तल मिनिमम से नीचे चला जाता है तब हमको कौन से मतलब सेफ्टी डिवाइस यूज़ किया जाता है जो कि बॉयलर को सेफ रखता है। तो मैंने इसका बताया ये कौन होता है, फ्यूजिबल प्लग होता है। कौन होता है, फ्यूजिबल प्लग। अब चारों बाकी दिए उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए वाटर लेवल इंडिकेटर का काम क्या होता है, वाटर लेवल इंडिकेटर का काम होता है ये बॉयलर ड्रम में वाटर कितना है उसके लेवल को लगातार बताता रहता है। ये ग्लास ट्यूब का बना होता है, एक ग्लास ट्यूब होती है, ठीक, और उसी में हम लोग देख लेते हैं। इसका अपर पार्ट जो होता है वो स्टीम पार्ट से जुड़ा होता है, लोअर पार्ट किससे जुड़ा होता है, वाटर पार्ट से जुड़ा होता है। ठीक, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रख लीजिए। फ्यूजिबल प्लग, तो फ्यूजिबल प्लग का यही काम है कि जब वो स्टीम ड्रम में जो ड्रम में है अगर स्टीम वाटर का लेवल मिनिमम लेवल या सेफ्टी लेवल से कम होने लगता है तो उसी समय क्या फ्यूजिबल प्लग पिघल जाता है और पिघल करके नीचे जो फर्नेस की आग है उसको बुझा देता है, और जब बुझा देता है तो आग बुझ जाती है। तो बॉयलर की दीवारें या बॉयलर की स्टीम पाइप, ड्रम, ये सब ब्लास्टिंग या फिर स्टारवेशन से बच जाते हैं। स्टारवेशन मतलब जब पानी नहीं मिल रहा हो बॉयलर को और फिर भी उसमें आग लगी हो तो बॉयलर की क्या ट्यूब्स पिघलने लगी थी, उसे क्या कहेंगे, स्टारवेशन कहेंगे। ब्लो ऑफ काक क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में, बॉयलर माउंटिंग्स एंड एसेसरीज डिस्कस करते तो मैंने इसको ही बताया। ब्लो ऑफ काक का काम क्या होता है,
पानी के निचले बॉयलर ड्रम के निचले तल से लगातार पानी को बाहर निकालना ताकि उसके अंदर भीतर जो मड है, सेडिमेंट्स है या विभिन्न प्रकार की शुद्धियाँ जो नीचे एकत्रित हो रही हैं वो बाहर निकलती रहें। सेफ्टी वाल्व क्या होता है, बॉयलर ड्रम के ऊपर के भाग में लगा हुआ होता है। इसका काम क्या होता है कि जब बॉयलर के ड्रम के भीतर का प्रेशर सेफ्टी प्रेशर से अधिक हो जाए तो उसमें से स्टीम को बाहर की ओर निकाल देता है। तो इससे क्या होता है, बॉयलर ड्रम फटने से बच जाता है। जैसे आपके घर का कुकर होता है, कुकर के ऊपर जो सीटी लगी होती है वो क्या है, उसके सेफ्टी वाल्व है। तो जो कुकर के ऊपर जो वाल्व है वो किस प्रकार का सेफ्टी वाल्व, डेड वेट सेफ्टी वाल्व है, मतलब सिर्फ उसमें एक वेट है जो रख दिया गया है। जबकि बॉयलर ड्रम में जो होता है वो स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व का यूज़ किया जाता है। किस प्रकार का वाल्व का यूज़ किया जाता है, स्प्रिंग लोडेड ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा लीवर टाइप का भी होते हैं, ठीक, लेकिन स्प्रिंग लोडेड ज़्यादा फेमस है, यानी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला, बॉयलर में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सेफ्टी वाल्व है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फोर्स ड्राफ्ट फैन ऑफ ए लार्ज स्टीम जनरेटर हैव। जो फोर्स ड्राफ्ट फैन होते हैं, जो बड़े फ्यूजिबल मतलब जो बड़े बड़े पावर प्लांट हैं, स्टीम जनरेटर, उसमें फोर्स ड्राफ्ट की ब्लेड किस प्रकार की, तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमको वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस उसकी ब्लेड्स कैसी होंगी, उसकी ब्लेड बैकवर्ड कर्ड ही होंगी। कैसी होंगी, बैकवर्ड कर्ड ब्लेड ही होंगी। क्यों, क्योंकि इसमें जो होता है हेड जनरेट होता है वो काफ़ी हाई होता है और इसमें जो वर्क डन दिया जाता है वो कम हो जाता है। ठीक, और इसकी एफिशिएंसी भी अधिक होती है। जैसे आईडी फैन हो यानी इंड्यूस ड्राफ्ट फैन, एफडी फैन मतलब फोर्स ड्राफ्ट फैन, किसी प्रकार का फ़ैन होगा तो उसमें जो ब्लेड होंगी वो हमेशा ही बैकवर्ड कर्ड ब्लेड का यूज़ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाँ, निम्नलिखित में से हम करेक्ट मतलब जो स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट स्टेटमेंट्स हमको ढूंढने हैं। ठीक, तो देखिए पल्वेराइज्ड फ्यूल गिव्स हाई एंड कंट्रोल बर्निंग रेट। हाँ, तो जो पाउडर्ड वाला फ्यूल होता है वो हमको हाई बर्निंग रेट देता है, साथ में कंट्रोल भी आसानी से किया जा सकता है। हाँ, तो ये कथन सही है, क्योंकि उसको सीधे इसमें जो क्या है, इसका कंट्रोलिंग कैसे, कंट्रोलिंग डिपेंड करती है प्राइमरी एयर पे। तो हम लोग जितने भी प्राइमरी एयर देंगे उसी प्राइमरी एयर के हिसाब से वर्क करेगा। तो प्राइमरी एयर को हम लोग आसानी से प्राइमरी एयर फैन की सहायता से कंट्रोल कर सकते हैं। जब प्राइमरी एयर फैन की कंट्रोल कर सकते हैं तो हाँ, पल्वेराइज्ड कोल जो सिस्टम है उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा लाइन है इनसफिशिएंट एयर कॉसेस एक्सेसिव स्मोकिंग ऑफ एग्जॉस्ट। मतलब अगर सप्लाई के समय हम लोग एयर की जो एक्सेस एयर दी गई है उसकी मात्रा अगर कम है, इनसफिशिएंट है, इनसफिशिएंट एयर है तो एक्सेसिव स्मोकिंग अधिक होती है। हाँ, ये कथन भी सही है। क्यों सही है, अगर देखिए कार्बन है, कार्बन अगर पूरी तरह से नहीं जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ठीक, जिसके कारण स्मोक की मात्रा एग्जॉस्ट में बढ़ जाती है। अगर एक्सेसिव एयर अधिक हम लोग पर्याप्त मात्रा में दिया जाता है तो फुल्ली बर्निंग होता है, जिससे क्या बनता है, CO2 बनता है, जिससे स्मोक की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तीसरा है एक्सेस एयर इज प्रोवाइडेड टू कंट्रोल द फ्लू गैस टेम्परेचर। एक्सेसिव एयर का प्रयोग किस लिए किया था, फ्लू गैस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आता है, नहीं एक्सेस। ठीक, ये क्वेश्चन, ये तीसरा कथन गलत है। एक्सेसिव एयर क्यों दी जाती है, ताकि बर्निंग प्रॉपर हो सके, इसलिए दिया जाता है। फ्लू गैस का टेम्परेचर हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे, फ्लू गैस का टेम्परेचर हम लोग पल्वेराइज्ड कोल की फीडिंग से कंट्रोल करते हैं। इफेक्ट ऑफ सल्फर इज फ्यूल इज टू गिव हाई हीट ट्रांसफ़र रेट। जो सल्फर होता है वो हाई हीट ट्रांसफ़र रेट देता है, तो ये कथन भी गलत है। अगर क्या है, सल्फ़र जो होता है, सल्फ़र SS जो कहता है ये इफेक्ट मतलब हाई ट्रांसफ़र हीट रेट नहीं देता है, बल्कि ये कहता है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड जनरेट करता है, जिसके कारण हीट नहीं, जिसके कारण पॉल्यूशन बहुत अधिक होता है। ये चौथा कथन भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसका आंसर हमने C चूज़ कर लिया। देखिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये है अगला क्वेश्चन। द डिवाइस यूज्ड टू हीट फीड वाटर बाय यूजिंग द हीट ऑफ द एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस बिफोर मूविंग थ्रू द चिमनी इज कॉल्ड। ठीक, इन्होंने कहा है जो फ्लू गैस है
उसकी गर्मी का प्रयोग कर, उसकी हीट का प्रयोग करके जो फीड वाटर है अगर उसको गर्म किया जाता है तो इस डिवाइस को क्या कहते हैं? तो ये जो डिवाइस होता है वो क्या होता है? इकोनोमाइज़र होता है। कौन सा डिवाइस होता है? इकोनोमाइज़र होता है। मैंने इसके पहले जो बॉयलर माउंटिंग एक्सेसरीज पिछले लेक्चर बताया तो उसमें आपको बताया है कि इकोनोमाइज़र का काम क्या होता है। इकोनोमाइज़र फ्लू गैस की सहायता से फीड वाटर को हीट करता है। सुपर हीटर का काम क्या होता है? सुपर हीटर फ्लू गैस की हीट की सहायता से ही स्टीम को सुपर हीट करता है। जबकि एयर प्री हीटर का काम क्या होता है? एयर प्री हीटर का काम क्या होता है? एयर प्री हीटर का काम होता है कि फ्लू गैस की सहायता से ही आने वाली एयर को गर्म करता है। मतलब जो प्राइमरी एयर और सेकेंडरी एयर उसको प्राइमरी पहले हीट कर लेता है, उसके बाद भेजता है। आईडी फैन का काम क्या है? आईडी फैन का काम होता है फर्नेस में ड्राफ्ट क्रिएट करना। ड्राफ्ट क्रिएट करना मतलब होता है फर्नेस में, देखिए फर्नेस की अगर हम आपको संरचना बताएं तो क्या होता है फर्नेस में। फर्नेस का एक फ्लू गैस का पाथ इस तरह जैसा हो भी हो, इसमें मान लीजिए फर्नेस है, ठीक। तो इसमें यहाँ से हम लोग उस फर्नेस में लगातार फायरिंग हो रही होती है, तो उसमें जलने के लिए सबसे पहले यहाँ से हम लोग एयर देते हैं, ठीक। तो एयर देते हैं तो किसमें क्या हम लोग एयर को अंदर की ओर क्या कहते हैं? फीड करते हैं। तो इसको जो कहते हैं उसको कहते हैं फोर्स ड्राफ्ट फैन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स ड्राफ्ट फैन। इसका काम क्या होता है? फर्नेस के भीतर एयर के प्रेशर को बढ़ाना, ठीक। और जब ये फ्लू गैस बन जाती है तो फ्लू गैस के अंदर क्या है? इसके अंदर सबसे पहले ये आसपास ही वाटर वॉल्स होती हैं, वाटर वॉल्स को गर्म करती है। उसके बाद जब निकलने लगती है तो इसके रास्ते में क्या क्या पड़ता है? इसके रास्ते में सुपर हीटर पड़ता है, री हीटर पड़ता है, ठीक। उसके बाद आपको पड़ेगा इकोनोमाइज़र पड़ेगा। इकोनोमाइज़र के बाद क्या पड़ेगा? एयर प्री हीटर पड़ेगा, ठीक। तो इस प्रकार से इस फ्लू गैस का पाथ होता है। इसके बाद सबसे आखिरी में लगा होता है आईडी फैन। तो आईडी फैन का काम क्या होता है? आईडी फैन का काम होता है फर्नेस के भीतर से फ्लू गैस को खींच के बाहर निकालना, और बाहर निकालने के बाद ये क्या कहते हैं? चिमनी की सहायता से एटमॉस्फेयर में निकल जाता है। उसके बाद आईडी फैन और इसके बीच में भी एक वो लगा होता है जिसे कहते हैं ईएसपी कहा जाता है। अभी हम इसके बारे में अभी अगले क्वेश्चन में या नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आ रहा है उसमें मैं आपको विस्तार से बताऊँगा, ठीक फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया इकोनोमाइज़र। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? इकोनोमाइज़र, ठीक। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वंस थ्रू बॉयलर ऑपरेट एट। मैंने आपको बताया तो वंस थ्रू बॉयलर कैसे होते हैं? नॉर्मली सुपर क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर होते हैं, लेकिन हमेशा आवश्यक नहीं है। जो एनटीपीसी तालचेर का है, उड़ीसा में एक तालचेर जगह है, उधर पे जो एनटीपीसी है उसमें जो बॉयलर है वो वंस थ्रू बॉयलर है, लेकिन वो सब क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर है। तो हम ये मान सकते हैं जो वंस थ्रू बॉयलर होते हैं वो सब क्रिटिकल भी हो सकते हैं और सुपर क्रिटिकल भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सब क्रिटिकल एज वेल एज सुपर क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने ये सही जोड़ी बनानी है। स्टीम ट्रैप, फ्यूजिबल प्लग, ब्लो ऑफ का फीड चेक वाल्व। नीचे वर्क दिया हुआ है। कंट्रोल स्टीम फ्लो रेट। तो स्टीम फ्लो रेट को कौन कंट्रोल करता है? स्टीम फ्लो रेट को कंट्रोल करने के लिए होते हैं स्टीम स्टॉप वाल्व होता है, जो कि आंसर में नहीं दिया हुआ है ऊपर के चारों में। तो मतलब कि ये जो है ये इसका ये बाहर हो गया। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ टू बॉयलर। वाटर को फ्लो को बॉयलर में कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करता है फीड चेक वाल्व। मतलब डी का क्या हो गया? 2। तो डी में 2 कहाँ कहाँ है? एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। अगला पुट्स ऑफ फर्नेस फायर व्हेन वाटर लेवल रीचेस अनसेफ लिमिट। तो आग को कौन बुझा देता है? मैंने आपको तो फ्यूजिबल प्लग आग को बुझा देता है जब वाटर का लेवल क्या है? मिनिमम लेवल से कम हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है? फ्यूजिबल प्लग। मतलब बी के लिए हो जाएगा 3। तो बी के लिए 3 कहाँ है? बी के लिए 3 यहाँ है। तो इसका आंसर सी। इसका आंसर सी तय हो गया। बाकी भी देख लेते हैं। रिमूव्स बट एंड डर्ट कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द बॉयलर। ये किसका काम है? ब्लो ऑफ का काम है। तो 4 का क्या हो जाएगा? सी के लिए 4 हो जाएगा। तो हाँ, सी के लिए 4 भी दिया हुआ है। ड्रेन्स ऑफ वाटर कलेक्टेड बाय पार्शियल कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इन पाइप्स, ठीक। पार्शियल कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। तो स्टीम और कंडेंसेट को अलग कौन करता है? स्टीम और कंडेंसेट को अलग करता है, उसको दोनों को अलग करता है कौन? स्टीम ट्रैप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 5 हो जाएगा। तो ए का 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो गया सी। इसका आंसर क्या हो गया? सी। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए आपको
समझ रहे होंगे कि इसमें बॉयलर की क्लासिफिकेशन, मतलब कौन सा बॉयलर कब यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है वो, और बॉयलर माउंटिंग्स एंड एसेसरीज से तो बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको बॉयलर माउंटिंग एंड एसेसरी पूरा विस्तार से पढ़ना है, ऐसा मान के चलिए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स चुनने हैं, ठीक। तो देखिए पहला क्वेश्चन, फॉर द कंबसन ऑफ पल्वराइज्ड कोल 5 to 10% ऑफ एक्सेस एयर रिक्वायर्ड। ये कथन सही है, मैंने आपको बताया था 5 से 10% का पल्वराइज्ड कोल की एक्सेस एयर की ज़रूरत होती है। अगर कोयला बहुत अधिक खराब है, ठीक, वो एकदम लो क्वालिटी, तब 40% तक चला जाता है। एयर कंटेन्स 21% ऑक्सीजन बाय वेट, ठीक। दूसरा कथन है कि 21% ऑक्सीजन बाय वेट, तो ये कथन गलत है। हम जानते हैं कि एयर में ऑक्सीजन कितना होता है, 21% होता है, लेकिन बाय वेट नहीं, बाय वॉल्यूम 20% होता है, मतलब आयतन के हिसाब से 21% होता है, ठीक। लेकिन वेट के हिसाब से कितना होता है, वेट के हिसाब से जो ऑक्सीजन होती है वो 23.2% होती है ऑक्सीजन, ठीक। तो देखिए ये कथन गलत हो गया दूसरा। तो दूसरा जिसमें उसको हटा दीजिए, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब हमको 1, 3 और 4, तो मतलब 1 और 3, तीसरा भी सही ही होगा इन दोनों कथन से। द फ्लू गैसेज फ्रॉम ए कोल फायर्ड फर्नेस कंटेन 70% नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम, ये सही है। नाइट्रोजन नॉर्मली नॉन बर्निंग गैसेस, मतलब उसका वो दहन ऑक्सीजन को नॉर्मल को दहन नहीं होता, तो जितनी एंट्री करती उतनी एग्जिट भी कर जाती हैं, ठीक। तो ये कथन सही होना। चौथा कथन आपका आंसर बता देगा। चौथा कथन है इन द कंबसन ऑफ फ्लूइड फ्यूल्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट आर इनवेरिएबली ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मोल्स एट द रिएक्टेंस, ये कथन सही है। अब बता देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चौथा कथन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चौथा एक कथन कैसे एक्सप्लेन, देखिए उन्होंने कहा है कि जब कोई बर्निंग होती है तो जो जितने अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या कि हमेशा क्या होगी, कम होगी, और अभिक्रिया के बाद जो प्राप्त होंगे मोल्स वो अधिक होंगे। तो सीधी सीधी बात है कि जो बर्निंग होती है, बर्निंग क्या है, ब्रेकिंग प्रोसेस है। जैसे अगर हम लोग CH4 है, इसकी अगर बर्निंग हुई तो क्या बन गया था, CO2 बन जाता है। इसमें ऑक्सीजन, अगर हम लोग ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद, ठीक, बन जाता है, प्लस H2O ही बन जाता है, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ये टूट जाता है, टूट करके 2 पार्ट में बढ़ गया ना। तो अगर हम इसको बैलेंस कर दें तो कितना हो जाएगा, C1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो ये 2 हो गया, ठीक। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2, 2, 4, तो यहाँ 2O2। तो देख कितने मोल्स हैं, 1, 2 और 3 मोल्स यहाँ हैं, और 3 मोल्स यहाँ भी हैं। लेकिन यहाँ क्या है, हम लोग को फ्यूल की सिर्फ बर्निंग देखनी है, तो ऑक्सीजन को इसमें निगलेक्ट कर लीजिए। तो फ्यूल की बर्निंग में क्या है, एक जो है 1 मोल टूट करके अधिक मोल में टूट गया। तो इसलिए चौथा कथन क्या है, सही है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स बराबर भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बर्निंग जो फ्यूल के मोल्स है वो हमेशा ही बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आपका हो गया 1, 3 और 4, ठीक। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है Which one of the following sequences indicate the correct number of flue gas flow in the steam power plant? देखिए स्टीम पावर प्लांट जो फ्लू गैस का पाथ होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए कोई जो आपका यहाँ पे बॉयलर है, ठीक, ये बॉयलर की फर्नेस है। तो इसमें सबसे पहले जो फ्लू गैस यहीं पे बर्निंग होती है, बर्निंग के बाद फ्लू गैस बनती है। तो ये फ्लू गैस सबसे पहले आपके बॉयलर यानी उसके आसपास जो वाटर वॉल्व है उसको गर्म करेंगी, उसके बाद ही चलना शुरू करती हैं। तो इसके रास्ते में जो सबसे पहले पड़ता है वो पड़ता है सुपर हीटर। क्या पड़ता है इसके पहले रास्ते में, सबसे पहले सुपर हीटर। तो सुपर हीट कर देगी। उसके बाद इसके रास्ते में पड़ेगा इकोनोमाइज़र। क्या पड़ेगा, इकोनोमाइज़र। उसके बाद क्या पड़ेगा, एयर प्री हीटर पड़ेगा। एयर प्री हीटर के बाद इसके रास्ते में पड़ेगा ESP। क्या पड़ेगा, ESP की वर्किंग हम तो आपको भी बता देते हैं। उसके बाद ID फैन पड़ेगा। ID फैन इस यहाँ से लगातार फ्लू गैस सक करके चिमनी से एग्जिट की ओर निकाल रहा होगा। ESP पहले मैं बता देता हूँ, तो ये इसका क्रम होता है। तो अभी मैं आपको ESP के बारे में बताऊँगा। तो देखिए, तो इन्होंने क्या कहा कि क्रम पूछा फ्लू गैस का। तो सबसे पहले क्या है, सुपर हीटर, इकोनोमाइज़र, एयर प्री हीटर। इन तीनों में क्या क्रम, सबसे पहले सुपर हीटर, फिर इकोनोमाइज़र, फिर एयर प्री हीटर।
यही पड़ेगा ना, ठीक। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। सुपर हीटर, देन इकोनोमाइज़र, देन एयर प्री हीटर, ये मैंने आपको बता दिया। नीचे वाले में देखिए इकोनोमाइज़र पहले लिख दिया, सुपर हीटर लास्ट में लिख दिया, गलत है। सुपर हीटर लास्ट में गलत है। यहाँ इकोनोमाइज़र पहले लिख दिया, सुपर हीटर बीच में, तो ये भी गलत है, ठीक। अब मैंने एक वर्ड बोला था आपको ESP, ESP जो होता है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, प्रेसिपिटेटर मतलब प्रक्षेपक ना। ESP पहले भी आप ध्यान रख लीजिए, इसकी जो एफिशिएंसी होती है 99.9% तक हो जा सकती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई ऐसा डिवाइस बताइए जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो सकती है, तो इसकी एफिशिएंसी 99.9% तक हो सकती है, ठीक। ESP की तो अगर आपको क्वेश्चन दिया गया आंसर अगर पूछा ESP की एफिशिएंसी क्या होती है, तो नीचे का जो सबसे मैक्सिमम एफिशिएंसी दिया हो 99.6, 99.3, तो उन सब में जो मैक्सिमम आंसर हो वही आपको टिक कर दो। तो मैक्सिमम इसकी एफिशिएंसी 99.9 तक हो सकती है। ESP करता क्या है, ESP क्या होता है, ESP में इस प्रकार की प्लेट्स होती हैं जो कि ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड होती हैं। ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड होती हैं, तो ट्रांसफार्मर क्या है, इसमें लगातार आवेशित करते रहते हैं, मतलब इसमें आयनाइज्ड प्लेट्स होती हैं, उनको आयनाइजेशन कर देते हैं, मतलब इसमें नेगेटिव, ठीक, कुछ कारण इसमें एक तरह से नेगेटिव करंट या नेगेटिव आवेश कर देते हैं। और जो फ्लू गैसेस होती हैं, जो फ्लू गैसेस में दो तरह, जो फ्लू गैस में एयर होगी, साथ ही इसमें क्या है, राख के कण होंगे। कौन से, ऐश, जिसे हम फ्लाई ऐश कहते हैं, ऐश के कण होते हैं। जो ऐश के कण होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, पॉजिटिव आवेशित होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इस पर चिपक जाते हैं। और जो फ्लू गैस में एयर है वो उसमें से पास हो जाती है, लेकिन जो राख के कण है वो उसमें चिपक जाते हैं। तो इस प्लेट पे लगातार चिपकते जाते हैं। इसके बाद हैमर की सहायता से इस पर हैमरिंग की जाती है, तो राख आकर के नीचे गिर जाती है, नीचे हॉपर में इकट्ठा हो जाती है। इसी को फिर हम लोग अलग इकट्ठा करके अलग जगह पर भेज देते हैं। तो ESP का काम क्या होता है, ESP का काम होता है फ्लू गैस में से राख के पार्टिकल्स को अलग कर देना, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसकी एफिशिएंसी 99.9% तक हो सकती है, ठीक फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ए, सुपर हीटर, इकोनोमाइज़र, एयर प्री हीटर। तो आज इस लेक्चर के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा ही मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए नए नए प्रश्न मैं लेकर आता रहूं। आप तैयारी जारी रखिए। किसी प्रकार की समस्या के लिए अथवा किसी प्रकार प्रश्न पूछने के लिए आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको समस्त सूचनाएं ससमय प्राप्त हो सकें। तैयारी जारी रखिए। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।